तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि यूपी का ये वाला जो सेगमेंट है, जो हम ये कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, तो उसमें इसको करने से पहले जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको पूरा मैप का जो समझाया था उसको जरूर देखना, उसके बाद ही फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब एक बार फिर से हम इस पे आते हैं कि यूपी के जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको बताए थे, और उन 75 जिलों में कैसे कैसे फिलअप करना है बॉर्डर वाले जिले, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ में मैप सामने रख करके ये काम करना है। एक बार फिर से आप ये मैप को देख करके और फिर नज़र डाल करके सारे बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स को देख सकते हो, और फिर हम उसी चीज़ को करते हैं जो आपको भी करना है और मैं भी करता हूं। तो हम इसका एक ब्लैंक मैप लेते हैं, और ये है एक ब्लैंक मैप जैसे, और ये ब्लैंक मैप लेकर के अब हम इसमें यूपी के सारे वो ज़िले जो बॉर्डर पर टच करते हैं उनको हम देखेंगे, और साथ ही साथ उन कहाँ पर कौन सा स्टेट और देश नेपाल वहाँ पर टच करता है उस पर भी पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले ये जो है सहारनपुर, सहारनपुर के बाद ये जो सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको, तो इसको बिजनौर कहते हैं। अब बिजनौर से आपको भूल जाएं तो बिजनौर से इधर वाला ये मुजफ्फरनगर, इसको मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर, और इसके इधर बाद जो मुरादाबाद, तो ये दोनों मुजफ्फर और मुरादाबाद के बीच में बिजनौर आता है। फिर उसके बाद आगे हम बढ़े तो ये रामपुर, रामपुर, और उसके आगे जब जाते हैं तो ये बरेली, बरेली से आगे पीलीभीत, और इस तरह से पीलीभीत से जो सबसे बड़ा जिला ये आपको दिखेगा ये खीरी, लखीमपुर खीरी वाला, और फिर उसके बाद ये है बहराइच, बहराइच जो है, और बहराइच से आगे श्रावस्ती, और श्रावस्ती से आगे जब हम जाते हैं तो ये है बलरामपुर। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि श्रावस्ती के एक साइड में बहराइच है और एक साइड में बलरामपुर है। फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने बताया था कि बलरामपुर से आगे जब सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध का जो नाम था, फिर उसके बाद महाराजगंज, ये महाराज परिवार से शुद्धोधन के में थे, फिर महाराजगंज के बाद ये कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद ये आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया देवरिया, और देवरिया से आगे जाते हैं तो ये बलिया, जो सबसे ईस्ट में निकला हुआ ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, ये बलिया है। और बलिया के बाद जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो ये गाजीपुर, गाजीपुर आ जाएगा, और गाजीपुर के बाद ये चंदौली, चंदौली वाला पार्ट, और फिर उसके सबसे नीचे ये जो निकला हुआ नीचे के पैर जैसे बने हुए हैं तो उसको हम सोनभद्र, ये सोनभद्र आगे। तो इस तरह से सोनभद्र से आगे जब हम देखते हैं ये मिर्जापुर है, और मिर्जापुर से आगे देखेंगे तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अब इसका नाम प्रयागराज है। और फिर प्रयागराज से आगे देखेंगे तो चित्रकूट, चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे तो ये बांदा है, और बांदा से आगे बढ़ेंगे तो ये महोबा है, और महोबा से आगे बढ़ते हैं तो ये जो है झांसी, ये वाला पार्ट झांसी, और जो नीचे का सबसे निकला हुआ ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं ललितपुर, ललितपुर। और झांसी से ऊपर जाएंगे तो ये आ गया जालौन, जालौन जो है नेक्स्ट। इसके बाद आगरा से लगा हुआ ये इटावा, तो ये इटावा वाला पार्ट है। फिर हम ये आगरा, ये आगरा में आ गए, और आगरा से ऊपर चलते हैं तो ये मेरठ, सॉरी मथुरा, मथुरा से ऊपर जाते तो ये अलीगढ़ लगा हुआ है, अलीगढ़। और अलीगढ़ से आगे बढ़ते हैं तो ये GBA, मैंने बताया GBN गौतम बुद्ध नगर, इसको ग्रेटर नोएडा जिसको नोएडा बोलते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है ये। और इससे लगा हुआ ये पार्ट जो है ये गाजियाबाद, गाजियाबाद। और गाजियाबाद से आगे जब हम चलते हैं तो ये जो है बागपत, और बागपत से आगे जाएंगे तो ये आ गया शामली, और शामली से आगे हम पहुंचे तो अगेन सहारनपुर। तो इस तरह से ये बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस तरह से ये मैंने भर के दिखाया आपको, यही प्रैक्टिस आपको करनी है। और फिर मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट, जो कुछ 3 इंपॉर्टेंट शहर आपको स्पेशली, जैसे एक लखनऊ कैपिटल को आपको ध्यान रखना है, अपनी एक लखनऊ की जो कैपिटल है उसको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद एक अयोध्या, अयोध्या शहर से लगे हुए कौन कौन से हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बनारस, उससे लगा हुआ कौन कौन सा है। तो ये थोड़ा सा आप मैप से प्रैक्टिस कर लेंगे और इससे आसान। अब दूसरी बात, हमें बॉर्डर लाइन पर चलना है, तो बॉर्डर लाइन पर हमें पता है कि सबसे पहले सहारनपुर से ऊपर में एक छोटा सा स्टेट टच करता है जिसका नाम है HP, जो केवल सहारनपुर से ही टच करता है, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया।
और हिमाचल प्रदेश से जब हम आगे चलते हैं तो ये पूरा सहारनपुर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और यहाँ तक हम आ जाएं बरेली, और बरेली से आगे आए तो पीलीभीत। तो पीलीभीत के इस बॉर्डर तक ये उत्तराखंड मैंने आपको बताया 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 जिले उत्तराखंड के। और उत्तराखंड से जब हम आगे चलते हैं तो ये लास्ट में यहाँ पर हम महाराजगंज, ये हमारा बॉर्डर है महाराजगंज, तो ये नेपाल टच करता है। महाराजगंज से आगे जब हम चलते हैं तो ये यहाँ पर आगे सोनभद्र, तो ये बिहार राज्य टच करता है। फिर उसके बाद सोनभद्र को मैंने स्पेशली आपको बताया एकमात्र जिला जो 4 स्टेट से टच करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं सोनभद्र से एक झारखंड टच करता है, इसके बाद CHH छत्तीसगढ़ टच करता है, छत्तीसगढ़, और फिर ये एक MP ये टच करता है। तो बिहार यानी यहाँ पर एक तो बिहार हो गया, दूसरा झारखंड, और तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा MP। लेकिन MP से जब हम आगे बढ़े, सोनभद्र से लेते हुए चलेंगे तो ये लास्ट में MP का बॉर्डर कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ पर आगरा में, जैसा कि हम आगरा में रहते हैं ना, आगरा मैंने बताया था। तो फिर यहाँ तक आगे सोनभद्र से शुरुआत करेंगे ये वाले डिस्ट्रिक्ट से, और इस पे आकर के ये जो है आगरा का डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ तक ये पूरा 11 जिले मध्य प्रदेश से, MP से मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जिले टच करते हैं वो 11। और फिर इससे आगे जाएं, इससे आगे जब जाते हैं तो फिर राजस्थान, जैसे राजस्थान से आपको बताया था कि केवल यूपी के 2 जिले आगरा, और आगरा के ऊपर है मथुरा, ये तो कुछ हिस्सा मथुरा का, तो इस तरह से 2 ये। और फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा आ जाता है, और हरियाणा से 6 जिले 6 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के टच करते हैं। तो उनमें मथुरा से शुरुआत करेंगे, मथुरा, फिर गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत, और बागपत के बाद फिर शामली और सहारनपुर। तो इस तरह से ये जो जिले हैं ये हरियाणा के 6 जिले, तो इस तरह से आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इससे हमें आसान हो गया कि कौन कौन से जिले किस राज्य से टच करते हैं। तो बहुत सिंपल है, और आप थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और साथ ही साथ मैंने बताया बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो ये मेरठ के पास में कौन से आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इन पे भी नज़र डालते रहें कि ईस्ट साइड में कौन कौन से, गोरखपुर के नज़दीक कौन से है, अयोध्या के आसपास, नीचे ये बुंदेलखंड वाले रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, इस तरह से। तो ये तो हुआ जिले की स्टडी करना। अब हम जिले से जुड़ी कुछ खास बातें और भी जान लें कि जैसे यूपी से लगा हुआ एक यूनियन टेरिटरी, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये यहाँ पर दिल्ली एकमात्र यूटी जो देश की राजधानी है उससे 2 जिले टच करते हैं, एक गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है जो है गाजियाबाद। ये 2 जिले हमारे यूपी से टच करते हैं, यूपी के जो 2 जिले हैं। तो अब इनका बारे में थोड़ा सा एक खास बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक कैपिटल है, और जब यहाँ पर बाहर से लोग काम करने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे तो दिल्ली के ऊपर एक लोगों का एक बर्डन बढ़ा, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी। तो यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक जो ड्रेनेज सिस्टम है, और यहाँ शेल्टर है, आवास, रेजिडेंस, इस पर प्रेशर बढ़ने लगा। तो उसको समस्या को दूर करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को दूर करने के लिए 1965 में पहली बार एक मास्टर प्लान तैयार किया गया कि दिल्ली में कैसे लोगों को सेटल कराया जाए। फिर इसको लगभग 20 साल बाद 1985 में एक प्लानिंग बोर्ड बनाया गया दिल्ली में, जिसको NCR नेशनल कैपिटल रीजन का एक प्लानिंग बोर्ड, जिसको इस बात के लिए प्लान करना था कि दिल्ली में जो बसी हुई जनसंख्या को, बर्डन को कम करने के लिए उसके आसपास के जिलों में बुनियादी सेवाएं डेवलप कर दी जाएं, और जिससे वहां लोगों को सेटल कराया जा सके। तो दिल्ली के आसपास लगे हुए जो क्षेत्र थे तो उनमें एक तो हरियाणा स्टेट, और दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा राजस्थान। ये जिले जो दिल्ली के आसपास में लगे हुए थे तो उनको हम उसी तरह से प्लान के तहत, यानी एक मास्टर प्लान के तहत वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे लोगों को वहाँ पर सेटल कर लिया जाएगा और वो समस्या पॉपुलेशन की दूर हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं NCR। तो NCR का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हम जान लें। ये NCR के कंसेप्ट को समझने के लिए ये आप देख रहे होंगे कि ये है दिल्ली जो देश की कैपिटल,
यहाँ पर दिल्ली को ये देख सकते हैं आप, ये देश की राजधानी वाला पार्ट है ये दिल्ली। अब दिल्ली से लगे हुए ये आप जो है वो राज्य हैं जिनके जिले दिख रहे हैं आपको। तो ये ग्रीन वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है वो हरियाणा का हिस्सा है, HR हरियाणा वाला हिस्सा। और जो इसमें नीला ब्लू वाला पार्ट है ये राजस्थान का पार्ट है। और दिल्ली से लगा हुआ ये वाला जो हिस्सा है डार्क ब्लू जैसा दिख रहा है आपको, ये लाइट ब्लू है डार्क ब्लू, ये यूपी का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली से लगे हुए जो जिले हैं, अगर वैसे आपको दिल्ली को सराउंडिंग जिले बताए जाए तो 2 ही स्टेट टच कर रहे हैं दिल्ली को, एक हरियाणा और दूसरा यूपी। लेकिन चूंकि हमने जो बनाया है नेशनल प्लान NCR जो बनाया है नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें और भी क्षेत्र को एक्सटेंड करते हुए जिसमें राजस्थान को भी शामिल किया है। तो इस NCR के कंसेप्ट को समझें कि ये NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ये इंडिया में इस कंसेप्ट की शुरुआत 1985 में शुरू किया गया था और 1985 में एक प्लानिंग बोर्ड के तहत इस रीजन के डेवलपमेंट को शुरुआत की गई। और उसमें जो कौन कौन सा रीजन इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो उस NCR के अंदर दिल्ली तो है ही, और उसके पास में आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी संख्या 24, यानी दिल्ली से लगे हुए जो जिले हैं वो 24 जिले इस NCR में शामिल किए गए। और उस 24 जिले में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आते हैं जिसकी संख्या है 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। जैसा कि आप ये ग्रीन वाले पार्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये रोहतक, जिंद। इसी तरह दूसरा आता है सेकंड नंबर पर यूपी के इसमें 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, तो यूपी के 8 जिले हैं। और तीसरा राजस्थान, उसके केवल 2 जिले हैं। तो राजस्थान के आप देख रहे हैं एक भरतपुर है और एक अलवर, तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। और दूसरा एक ये जो नीचे में आप देख रहे होंगे ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भरतपुर है और दूसरा हो गया अलवर। राजस्थान से केवल 2 ही जिले हैं। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि NCR में कितने जिले दिल्ली को छोड़ करके जो आते हैं, तो वो आते हैं 24, उनमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा हैं। अब हम चूंकि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अभी आपने देखे थे, जो देखना हमें ये कि कैसे हम 8 जिले रख सकते हैं दिमाग में कि कौन कौन से जिले NCR में शामिल हैं, यूपी के 8 वो जिले। तो अब इसके लिए हमें केवल क्या करना है कि ये मैप देखो, यूपी का जो भी हमने बॉर्डर लाइन देखी थी, तो उस बॉर्डर लाइन में आपने देखा था कि दिल्ली से लगे हुए 2 जिले तो ये आपने देखे थे। दिल्ली से लगे हुए एक तो GBN गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद, तो 2 तो ये आप क्लियर ही है। अब इसके बाद सीधे आपको क्या करना है कि बागपत से ऊपर है शामली, जो पहले मुजफ्फरनगर का पार्ट था, तो शामली से शुरुआत करनी है। तो शामली से ऐसे चलेंगे, शामली से लगा हुआ मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से लगा हुआ मेरठ और मेरठ से लगा हुआ हापुड़ और हापुड़ से लगा हुआ बुलंदशहर। तो इस तरह से ये जो जिले हैं, यानी बागपत से शुरू किया हमने और कहां पर खत्म किया, बुलंदशहर तक। तो इस रीजन में हम टोटल 6 जिले देख रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 2 जो है ये गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ ही है, और ये है गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा जिसे कहते हैं दिल्ली से लगा हुआ है। तो बड़ा आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं क्योंकि आपने मैप का जो पार्ट देखा है, तो उससे आप आसानी से 8 जिले निकाल सकते हैं। और ये बॉर्डर ये दिख रहा है हमें, ये NCR में शामिल हुआ। आगे और भी हो सकता है फ्यूचर में, कमिंग आगे देखें तो और भी जिले आ सकते हैं जो नीचे के जिले, जिसमें जैसे मान लो मथुरा है और उसके आगरा है, यहाँ तक अगर कभी एक्सटेंशन हो जाए तो और अच्छा है, हमें भी दिल्ली जैसी सुविधाएं आगरा तक मिलने लगेंगी। तो कहने का मतलब, अगर एक बार हम इस फिर से अपने मैप पे जाएं और ये हमारा मैप है और इसमें फिर से आप नज़र डालें तो ये दिल्ली है यहाँ पर। अब दिल्ली, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमें NCR के डिस्ट्रिक्ट, तो यहां से मैंने बताया शामली से शुरू करना है, ये शामली, और शामली से और पहले दिल्ली से गाजियाबाद से ऊपर बागपत ये शामली आ गए, शामली से मुजफ्फरनगर और ये मेरठ और मेरठ से हापुड़ और हापुड़ से आगे तो बुलंदशहर। अब ये देख सकते हैं आप, आसानी से ये निकल आया। तो ये हिस्सा यूपी का किस में शामिल है, NCR में, तो ये हिस्सा NCR में शामिल है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ NCR का, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। तो अगला हमारा
यूपी के बारे में सबसे पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट रहती है, और वो है कि यूपी से जुड़े हुए जितने भी सिंबल हैं, तो उनमें राज्य का एक सिंबल होगा, प्रतीक, राज्य की भाषा, लैंग्वेज, यहाँ का पक्षी, यहाँ का पुष्प फ्लावर कौन सा है, तो उसको समझने के लिए एक बार फिर से इस पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसमें मैंने यूपी का जितने भी महत्वपूर्ण जो उसके प्रतीकों से जुड़ी हुई चीजें हैं तो उनको इसमें दिखाया है। तो इसमें सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उस भाषा को हम राजकीय भाषा या आधिकारिक भाषा कहते हैं। तो यूपी की करंट में दो भाषाओं को ऑफिशियल दर्जा मिला हुआ है। उनमें पहला हिंदी को सबसे पहले मिला था, और लेटर ऑन बाद में उर्दू। तो हिंदी और उर्दू ये दो भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है। तो हम थोड़ा जान लें कि लैंग्वेज का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यूपी का जब बना था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पहली बार बना, तो 1951 में। और इस एक्ट के तहत यानी आधिकारिक भाषा अधिनियम जो पास हुआ था, उस एक्ट के तहत 1951 में सबसे पहले हमने हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। तो हिंदी 1951 में, ये हमें पहली क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया। इस एक्ट में एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब किया गया अमेंडमेंट, 1989 में। 1989 में मुलायम सिंह यादव उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा जब ये अमेंडमेंट करके इसमें एक और भाषा जो है उर्दू, उसको भी शामिल किया गया। तो इस तरह से उर्दू राजकीय भाषा कब बनाई गई, तो हमें ईयर के साथ याद रखना है, 89 में। और हिंदी कब एक्सेप्ट की गई, 51 में। तो ये हो गया यूपी की राजकीय भाषा। अब दूसरी चीज आती है यूपी का राजकीय चिन्ह। तो जो स्टेट सिंबल है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टेट सिंबल जो बना हुआ है, तो ये एक सर्किल में, और उस सर्किल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, और उसके अंदर दो मछलियां आपको नजर आ रही हैं, और दो मछली के साथ साथ ये एक धनुष, और ये उसमें लगा हुआ तीर, ये सिंबल आपको दिख रहा है। तो यूपी, और नीचे ये इसमें कुछ स्टार्स, दो स्टार बने हुए सर्कल के अंदर। तो ये सिंबल उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जो जितने भी ऑफिशियल कार्य होते हैं जब उनमें ये इस्तेमाल होता है, तो ये सिंबल ब्रिटिश काल में ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, एडॉप्टेड कर लिया गया था। ये लगभग 1916 से 18 के बीच में एक डेट रही है इसकी, तो वो उस बीच में ये इसको एक्सेप्ट किया गया था। और वर्तमान में यही आज़ादी के बाद भी हमने इसी सिंबल को अपनाया है। अब थोड़ा हमें इसके बारे में थोड़ा जान लें कि इसमें ये सिंबल बनाने के पीछे कोई इंटेंशन रहा होगा कि इसमें ये मछलियां क्यों ली गई। तो इसके पीछे एक वजह ये मानी जाती है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स जो देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण एक बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बिल्डिंग है लखनऊ में, जिसको एक गेट है, और इस गेट का नाम है रूबी दरवाजा। इस गेट को रूबी दरवाजा के नाम से बुलाया जाता है। और ये दरवाजा जिस लखनऊ के शासक, क्योंकि लखनऊ उस समय अवध की राजधानी था, और अवध के राजा, अवध का शासक जिनको नवाब कहते थे हम, उस समय नवाबों के नाम से जाने जाते थे ये अवध के शासक। तो उन्हीं में एक शासक था आसफुद्दौला। आसफुद्दौला, ये इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो कि ये शुजाउद्दौला के बाद बनने वाला नवाब था, और लखनऊ को राजधानी बनाने वाला, अवध की राजधानी पहले जो फैजाबाद थी, अवध की पहले कैपिटल फैजाबाद थी, और उस फैजाबाद से शिफ्ट करके लखनऊ बनाने वाला कौन सा नवाब था, तो वो आसफुद्दौला ही था। इस नवाब के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ को जो शेप दी जाती, जो वास्तुकला और वहाँ का जो खान पान और वहाँ की जो पहनावा है, जो एक अलग विशेष कल्चर, वहाँ की संस्कृति, नवाबी संस्कृति से कहते हैं, उसको विकसित करने का श्रेय जिस नवाब को जाता है वो है आसफुद्दौला। अब आसफुद्दौला के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब एक बार 1784 में जब ये रूलर था वहाँ का, तो 1784 में वहाँ पर एक अकाल की स्थिति देखने को मिली, और जब अकाल में लोग काफ़ी बेरोजगार और भुखमरी के शिकार होने लगे, तो
उस समय इस नवाब ने एक नया तरीका सोचा कि लोगों को भीख देने की बजाय, क्योंकि भीख लेना लोगों वैसे भी उस कल्चर में, नवाबी कल्चर में रहने वाले लोग भीख लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो भीख देने की बजाय कुछ न कुछ ऐसा काम क्यों नहीं शुरू कराया जाए जिससे लोगों को काम भी मिलेगा और साथ ही साथ उनकी जो भुखमरी है उससे वो मुक्त होंगे, गरीबी से मुक्त होंगे। तो उसके लिए उसने यहाँ पर कुछ भवन बनाना और महत्वपूर्ण भवन, जो उसका एक शौक था, नए नए आर्किटेक्ट को बुला करके और भवनों का निर्माण कराना, तो उसने भवन बनाना शुरू करवाया, बिल्डिंग्स बनानी शुरू करवाई। और उनमें एक फेमस बिल्डिंग है आप लखनऊ में जिसको बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये बड़ा इमाम बाड़ा किस नवाब ने बनवाया था, वो आसफुद्दौला है। तो जिसका न है कोई मौला उसका है आसफुद्दौला, इसके बारे में ये चर्चित था, बहुत सारे विद्वानों की हमें उसमें टैगलाइन में मिलता है कि जिसका नहीं है मौला उसका आसफुद्दौला। तो उसने इस भवन निर्माण कराने में कई लोग लगाए। तो उन्हीं में बड़ा इमाम बाड़ा के पास में ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये रूबी गेट, रूबी दरवाजा बनवाया गया था। तो इसमें कई हजारों लोगों को काम मिला और फिर उनको काम के बदले में फिर जब उन्हें पैसा मिला तो इससे गरीबी से मुक्त होने में उन्हें सहायता मिली। तो इस भवन को आज बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में एक खास बात और, क्योंकि इसकी एक खास वास्तुकला है जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इसकी वास्तुकला तो उसमें बताऊंगा, एक भूल भुलैया जिसमें ऐसा रास्ते बनाए गए थे जिसमें केवल नवाब को या उस डिजाइनर को पता था कि अगर कोई उस रास्तों को पता लगा चलेगा उसमें तो उसमें वो भटक जाएगा। तो भूल भुलैया इस इमामबाड़े में ही पाई जाती है। और इस गेट पर आप देख रहे होंगे कि ये जो गेट के ऊपर में ये मछलियां बनाई गई हैं, तो यही मछलियां उस राजकीय चिन्ह में शामिल की गई हैं। तो इमामबाड़ा रूबी गेट से मछलियां ली गई हैं। और दूसरा उसमें हम देखते हैं ये जो धनुष जो बनाया गया है उसके अंदर, तो ये धनुष जो है अयोध्या में जैसे रामचंद्र जी, ये इनका महत्व तो हम जानते हैं रामायण का, और मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी में राम का एक विशेष महत्व है। तो उसमें धनुष बाण उनका एक महत्वपूर्ण वेपन होते थे लड़ने के। तो उस वजह से ये हम कह सकते हैं जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसको उस चिन्ह के अंदर में शामिल किया गया है। तो धनुष के साथ साथ तीर, और तीर के साथ साथ कितनी मछलियां, 2 मछलियां। तो ये उस प्रतीक में, राज्य के प्रतीक में शामिल किए गए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट उसमें देखें कि जो हम देख रहे थे कि राजकीय चिन्ह के बाद नेक्स्ट आता है राजकीय पुष्प। हर राज्य का एक फ्लावर होता है। तो हमारा जो राज्य का फ्लावर जिसका नाम है पलाश, ये एक विशेष आकर्षक फूल है, देखने बड़ा लगता है पलाश का। तो आप इसको कभी भी सर्च करके देख सकते हैं या फिर नॉर्मली नेचर में भी देख सकते हैं। और एक आता है राजकीय वृक्ष। तो वृक्ष चूंकि राम, मैंने बताया था यहाँ पर अयोध्या और रामायण की कहानी बहुत काफ़ी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ी हुई है। तो उनमें राम की पत्नी सीता, जब रावण उसको चुरा के ले गया था श्रीलंका, तो उसने जिस जगह उसको रखा था वो अशोक वाटिका के रूप में जानी जाती थी। तो वो अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष, तो आज भी धार्मिक क्रियाकलापों में इस पेड़ की बड़ा विशेष महत्व रहता है। और वो अशोक का जो वृक्ष है उसको हम सीता अशोक, या इंग्लिश में उसका नाम जो है सरका अशोका, ये एक साइंटिफिक नेम है इसका, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही पलाश का भी हमें ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये पलाश का एक नाम है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें उत्तर प्रदेश का दिवस, वो मैंने आपको बताया हुआ था कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है ये नाम जो कब रखा गया था, तो 24 जनवरी 1950, और इसी वजह से हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाते हैं। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में उसमें जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जब अलग किया था तो उसमें डेट थोड़ा सा 1 तारीख की जगह पर आपको थोड़ा संशोधन करके 9 नवंबर 2000, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है डेट का मिसप्रिंट। तो मैंने आपको उसमें करेक्शन करने के लिए 9 नवंबर 2000 ध्यान रखना है 1 नवंबर की जगह पर। तो यूपी का फाउंडेशन डे हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी। इट इज क्लियर, क्योंकि 1950 को यूपी का नाम पहले क्या नाम था 50 से पहले? तो यूनाइटेड प्रोविडेंस, और उसको बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया। अब राजकीय पशु, एक यूपी का, ये आप देख रहे होंगे कि ये राजकीय पशु है जिसका
ये सींग दिख रहे हैं, इस पर लगभग इनको काउंट करते हैं तो 12 सींग होते हैं, इसलिए इसका नाम 12 सिंगा। एक विशेष जीव है ये 12 सिंगा। तो बड़ा अच्छा हमने जानवर जो है उत्तर प्रदेश का, जो आमतौर पर ये दलदली क्षेत्र जो होते हैं, तराई वाले रीजन, स्वैम्प रीजन, उनमें ये हिरण की एक प्रजाति है। यानी ये कौन सा जानवर किस प्रजाति में से आता है, तो डियर यानी हिरण की प्रजाति का जानवर, हिरण में से, उसका नाम है 12 सिंगा। तो ये हिरण की एक विशेष प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो उसको लिया गया है। राजकीय पक्षी, ये एक और इम्पॉर्टेंट है, जो बर्ड्स, कौन सी पक्षी को हमने उत्तर प्रदेश का राजकीय बनाया है, तो उसमें नाम है सारस। सारस को संस्कृत में क्रॉच कहते हैं। क्रॉच जो वर्ड लिखा है ये संस्कृत का वर्ड है, और बाकी इंग्लिश में क्रेन भी बोलते हैं, और इसका एक ये साइंटिफिक नेम है ग्रोस एंटीगोन करके। तो सारस, वैसे तो आप जानते हैं कि एक सारस वो भी है जो साइबेरिया से भारत में आते हैं, जिनको प्रवासी पक्षी के तौर पर, और बहुत सारी जो लेक हैं भरतपुर में, जैसे वाइल्ड बर्ड सेंचुरी है उसमें आते हैं, या आगरा में जो है कीठम झील, तो उसमें भी ये सारस पक्षी आता है। लेकिन ये देसी प्रजाति है सारस, जिसको हमने अपना पक्षी, और दुनिया में इस प्रजाति जो सारस वाली प्रजातियां हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उनमें से एक प्रजाति जिसकी खास बात आप देख रहे होंगे इस पक्षी के बारे में, कि ये इसके एक तो पैर इसके लंबे होते हैं, और दूसरा इसकी गर्दन लंबी होती है सारस पक्षी की, और ये प्रेम और समर्पण के लिए जाना जाता है। और माना जाता है कि एक कहानी रामायण में ऐसी मिलती है कि 2 पेयर में थे सारस और मेल फीमेल, तो उनमें एक शिकारी जब एक को मार देता है तो दूसरा भी अपनी जान उसके साथ दे देता है। वाल्मीकि जब ये देखते हैं तो वो उस शिकारी को बाद में श्राप भी देते हैं। तो इस तरह से ये दिखाता है कि समर्पण, एक जब भी ये किसी के साथ जुड़ता है ये पक्षी, तो उसको अपना एक फैमिली की मेंबर की तरह सदस्य बना लेता है। इवन ह्यूमन भी इसके दोस्त की तरह व्यवहार करता है, ह्यूमन के साथ भी इसका फ्रेंडशिप, आना जाना, खाना पीना। जैसे कि आपने कुछ समय पहले एक आरिफ नाम के व्यक्ति को सुना होगा, जिसने इस पक्षी को पाल लिया था, और वो उसके साथ में हर समय उसकी एक्टिविटी में देखा जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने, चूँकि ये ऐसा करना हमारा लीगली नहीं माना जाता, क्योंकि ये राजकीय पक्षी है, इसको कोई डोमेस्टिकली इसको पाल नहीं सकता, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया गया। तो लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के साथ, उस पक्षी का जो लगाव, और पक्षी का व्यक्ति के साथ जो लगाव देखा गया, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। वो दिखाता है इसके प्रेम की भावना को, और साथ ही समर्पण। ये हमारे देख ही रहे होंगे बाबा योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री, और गवर्नर राज्य की जो प्रमुख कही जाती है वो आनंदीबेन पटेल गुजरात से बिलोंग करती हैं, तो ये गवर्नर हुई। तो इस तरह से ये हुए उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उनके इम्पोर्टेंट सिंबल और उनके प्रतीक से जुड़ी हुई जो बातें। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेगमेंट है यूपी का, ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हर डे, प्रतिदिन मैं इसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें जोड़ता जाऊंगा। तो आज मैं केवल इतना ही इसमें जोड़ रहा हूं, और नेक्स्ट सेगमेंट में अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस तरह से इसको हम आगे करते चलेंगे।